नमस्ते मोटरिस्ट। ऑन योर स्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट एमपीवी सेगमेंट का आया था और कुछ समय के लिए आया, लेकिन बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। रिनो इंडिया की ये पहली एमपीवी थी इंडियन मार्केट में एंड डिसकंटिन्यू हो गई। क्यों? ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। जी हाँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज दैट इज ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे व्हीकल्स की जो अपने समय से पहले आ चुके थे एंड अभी वो डिसकंटिन्यू है। आई मीन जो ऐसे व्हीकल जो पहले आए, काफ़ी अच्छे थे या परफॉर्म अच्छा कर सकते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गए। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस एमपीवी के साथ जो इंडियन मार्केट में ऑफ कोर्स 2 to 3 इयर्स के लिए मार्केट में अवेलेबल थी और बाद में ये डिसकंटिन्यू हो गई। ऐसा क्यों और क्या ये कैपेबल नहीं थी, इसके पीछे क्या वजह थी, और रिनोल्ट के प्रोडक्ट पहले अच्छे आते थे या अब अच्छे आते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में रहने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लेट मी नो, और यदि आपको लगता है कि नहीं इस टाइप की वीडियो नहीं आनी चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई या व्हाटएवर, जो भी आपका ओपिनियन हो, प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन सो दैट यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के ऑटोमोबाइल्स इंफॉर्मेशन के लिए तो मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियो जो है इन फ्यूचर लाता रहूँगा। फ्रेंच ऑटोमोटिव की तरफ से आने वाली ये गाड़ी काफ़ी कैपेबल थी। 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ऑफर की जाती थी। इंडियन ऑटोमोबाइल के उस पुराने दौर में आई थी जो गोल्डन टाइम था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अच्छे प्रोडक्ट भी थे उस टाइम पर अवेलेबल इंडियन मार्केट में, और इसी टाइम पर ये एमपीवी सेगमेंट में ये लॉन्च किया था। और ये रेनॉल्ट की तरफ से उन चुनिंदा प्रोडक्ट्स में है जो शुरुआती दौर में रेनो ने इंडिया के अंदर लॉन्च किए थे। मेरी नज़र में ये प्रोडक्ट जो आज के प्रोडक्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे। माई पर्सनल ओपिनियन, बेहतर होने के बावजूद भी ये यार डिसकंटिन्यू हो गई। ऐसा क्यों? तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समय से पहले आ गए, ब्रांड ने कोई सर्वे वगैरह नहीं किया या कोई एनालिटिक्स यूज़ नहीं किया, किस वजह से वो फेल हुए या किस वजह से डिसकंटिन्यू हो गए थे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। रिनोल्ट लोजी ये ग्लोबल प्रोडक्ट है और यूरोपियन मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। 2015 के अंदर काफ़ी उम्मीदों के साथ इसको रिनोल्ट ने लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, और कंपनी ने इसको प्रमोट करने के लिए अब भारत की इकोनॉमिक कैपिटल और भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दोनों को सिंगल टैंक के साथ कनेक्ट किया था इस गाड़ी के अंदर। 19 से 21 की कंपनी क्लेम कर रही थी माइलेज, और डीजल इंजन के साथ इतनी माइलेज मिल रही थी तो और क्या चाहिए था। प्राइस भी डिसेंट रखा था उस टाइम के हिसाब से। ये गाड़ी मिलती थी उस टाइम पर आपको करीब 13 वेरिएंट में। इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते थे, दोनों डीजल इंजन थे। एक 85 PS की पावर प्रोड्यूस करता था एंड एक 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता था। जो आपकी स्क्रीन पर है ये 110 PS की पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन है रिनो लोजी का स्टेपवे टॉप एंड मॉडल। लुक्स वाइज जैसा एमपीवी सेगमेंट होता है, 3 रो रहेंगी, इसके अंदर 7 की सीटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। प्रॉपर वैन टाइप आपको जो है इसका लुक्स एंड डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और फ्रंट व्हील ड्राइव थी ये गाड़ी। एंड इसके सामने बड़ा सा आपको ग्रिल मिलता था जिसमें रेनो का लोगो, और जो लाइट का सेटअप था इसके अंदर वो केवल हेलोजन बल्ब के साथ मिलता था। एंड ये जो टॉप एंड मॉडल है इसके अंदर फॉग लैंप वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती थी। व्हील क्लैडिंग के साथ ये गाड़ी ऑफर की जा रही थी। ORVM पर इंडिकेटर नहीं थे, जैसे डस्टर में भी ORVM पे इंडिकेटर नहीं थे उस टाइम पे, बाद में वो आए थे। अभी इसमें भी फेंडर पर इंडिकेटर मिलते थे। सेकंड डोर काफ़ी बड़ा था, चढ़ना और उतरना काफ़ी ईजी हो जाता था। इसके अंदर 50 लीटर का डीजल टैंक आता था। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते थे। पीछे की तरफ भी जो लाइट का सेटअप था वो हेलोजन में मिलता था, एंड रियर वाइपर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती थी। पार्किंग सेंसर आते थे। रियर कैमरा उस टाइम पर दिया गया था जो कि यहाँ नंबर प्लेट के पास है, और उसी टाइम पर इसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। बूट स्पेस जो है ना
कहीं ना कहीं बेहतर था। अभी भी तीनों रो ऑक्यूपाई होने के बाद भी यहाँ पर स्पेस है, एंड इनफैक्ट आप इनको फोल्ड करके आराम से इसको पूरा टम्बल डाउन कर सकते हैं थर्ड एंड सेकंड रो को, और अच्छा खासा बूट स्पेस है। आप इसके अंदर पूरा बेड भी लगा सकते हैं ये। और अभी भी जो है ना XUV 700 से ज़्यादा मुझे बूट स्पेस नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा कुछ बूट स्पेस था। टैक्सी सेगमेंट में चल जानी चाहिए थी पर चली नहीं। अब क्यों नहीं चली, इसके पीछे क्या वजह रही, वो तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे। बाकी काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस रहता था, एंड गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के साथ आती थी। इसकी ओवरऑल लेंथ करीब 4522 mm की थी। हाइट जो है यहाँ पर 167 mm की थी। जो विड्थ थी वो इसकी 1697 mm की रहने वाली थी, और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलता था 174 mm का, व्हील बेस 2810 mm का। सबसे बड़ी बात, इसका कर्व वेट जो है 1360 kg का, फार बेटर था अर्टिगा वगैरह से, क्योंकि उस टाइम पर MPV के नाम पर आपको अर्टिगा काफ़ी पॉपुलर थी। अर्टिगा तो खैर आज भी पॉपुलर है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इंटीरियर आल्सो यहाँ पे प्रैक्टिकल था और यूजफुल इंटीरियर था। एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ इसका स्पीडोमीटर कंसोल मिलता था, यहाँ पर MID मिल जा रही थी, एंड क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आ जा रहा था। और कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो टच स्क्रीन के साथ मिलता था उस टाइम पर। यहाँ पर जैसे स्टोरेज स्पेस मिल गया, उधर ग्लो बॉक्स मिल जा रहा है, 2 एयरबैग्स मिलते थे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM वगैरह मिल जा रहे थे। और यहाँ पर देखो ये जो बटन्स दिए हैं, ये जो लीवर है ये हेल्प करता था कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट, वॉल्यूम प्लस माइनस इस बटन की हेल्प से हो जाती थी। सेकंड रो फ्लैट सरफेस के साथ थी, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और 60-40 रेशियो में स्प्लिट थी। आप इसको फोल्ड करके आप टम्बल डाउन करके थर्ड रो में एंट्री ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से था। एंड थर्ड रो में भी आपको बोतल होल्डर मिल जा रहा था, 12 वोल्ट का सॉकेट, और इसमें पीछे की तरफ थर्ड रो के लिए भी केबिन लैंप मिलता था। सेकंड रो के लिए केबिन लैंप यहाँ पर है, फर्स्ट रो के लिए वहाँ पर है, और सेकंड एंड थर्ड रो के लिए AC वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सब चीज़ इसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से यहाँ पर मिलती थी। इंजन, इस गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते थे, दोनों मतलब डीजल इंजन थे, 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती थी। एक पावर प्रोड्यूस करता था 85 PS की, एंड दूसरा जो है इंजन ये आपकी स्क्रीन पर है, ये है टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये पावर प्रोड्यूस करता था 110 PS की, एंड टॉर्क भी यहाँ पर ज़्यादा था, करीब 245 या 250 के आसपास ये इंजन जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता था। उस टाइम पर भी इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड आता था, हालांकि अभी वो फंक्शनल नहीं है। सेफ्टी फीचर्स भी ठीक थे, 2 एयरबैग्स भी, CVD वगैरह मिल जाती थी, एंड आपको सेंटर लॉकिंग मिल जा रही थी, आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते थे, रियर पार्किंग कैमरा वगैरह मिल जाते थे। ये सारे फीचर्स मिल जा रहे थे जो उस टाइम पर इतने भारतीय बाजार में जो गाड़ियाँ आती थी उनमें ये सब फीचर्स जो थे ना लैग करते थे, बाकी इसके अंदर आते थे। गाड़ी की जो कीमत स्टार्ट होती थी वो करीब 8.63 लाख से 12.43 लाख के बीच वेरी करती थी, और 13 वेरिएंट के साथ ये गाड़ी मिलती थी। उस टाइम पर राइवल कौन कौन से थे, बहुत सारे प्लेयर मिलते थे। 2 जो इस सेगमेंट के किंग है, एक तो अर्टिगा ऑफ कोर्स उस टाइम पर मिलती थी, एंड वो भी डीजल इंजन के साथ आ रही थी और पेट्रोल इंजन के साथ भी आ रही थी। इनोवा भी उस टाइम पर अवेलेबल थी। इन दोनों किंग के अलावा MPV सेगमेंट में उस टाइम पर अवेलेबल थी टाटा सुमो, जो कॉल सेंटर और टैक्सी ड्राइवर की पहली पसंद थी। फिर उसके बाद वहाँ पर बोलेरो भी थी, एंड जो आज भी चल रही है, खैर टाटा सुमो तो नहीं आती है। जाइलो थी, ये भी लोग काफ़ी पसंद करते थे। टवेरा भी थी सेवरले की, और एंजॉय भी थी। इसके अलावा वहाँ पर होंडा की भी एक MPV मिलती थी। अच्छा आप बताओ होंडा की कौन सी MPV आई थी, वो भी डीजल इंजन के साथ मिलती थी? आप मुझे कमेंट्स करके बताना वो होंडा की MPV का नाम, और वो भी इसी की तरह अच्छा प्रोडक्ट था लेकिन डिसकंटिन्यू हो गया। फेल क्यों हुई? अच्छे फिगर्स थे, अच्छे सेफ्टी फीचर्स थे, फिट एंड फिनिश जो आज के प्रोडक्ट आ रहे हैं रेनो के उनसे बेटर थी, और MPV सेगमेंट में भी पावरफुल इंजन मिल रहा था और माइलेज भी अच्छी मिल रही थी। इन सब के बावजूद ये गाड़ी फेल हुई। रीज़न बिहाइंड जो मुझे लगा, एक तो इसके राइवल्स उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे, लोगों का रुझान अर्टिगा की तरफ ज़्यादा था, कम बजट में जा रहे हो तो। फिर टाटा सुमो ले रहे थे लोग, बोलेरो ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे डीजल का कोई बाउंडेशन था नहीं, तो टैक्सी सेगमेंट में डीजल में जा रही थी, तो बोलेरो और सुमो की काफ़ी अच्छी पकड़ थी उस सेगमेंट में। मोरोवर उस टाइम पर जाइलो भी आती थी जो कि डीजल इंजन में आती थी, और फिर उन सब के अलावा होंडा की भी MPV थी, सेवरले की एंजॉय थी, और
टवेरा भी आती थी शेवरले की तरफ से। तो ये सब गाड़ियाँ थी, इनकी वजह से नए प्रोडक्ट की एंट्री एमपीवी सेगमेंट में जस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उन सब गाड़ियों ने अपने अपने कस्टमर को पहले से पकड़ा हुआ था। जैसे का बजट ज़्यादा है, ठीक ठाक है, वो इनोवा की तरफ भागता था, इसका कम था वो अर्टिगा की तरफ भागता था, और जिसको थोड़ा सा अपनी पर्सनल फैमिली के लिए चाहिए थी उसके पास होंडा का ऑप्शन था। होंडा की उस टाइम पर एमपीवी थी मोबिलियो, जो उस टाइम पर आती थी, वो भी पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती थी। तो इस वजह से वो पर्सनल फैमिली वाले उस पर जा रहे थे। ये कुछ रीजन में से एक रीजन था जो जिसकी वजह से ये फेल हो सकती थी। दूसरा, इसके लिमिटेड वर्कशॉप थे कंपनी के, एंड लिमिटेड एरिया में ये इसके सर्विस सेंटर थे, और नई नई कंपनी आई थी, तो कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा लोगों को, कस्टमर को डाउट था। और जो टैक्सी सेगमेंट यदि आप पकड़ते हैं तो टैक्सी सेगमेंट को चाहिए कि जिसके पार्ट्स आपको डे और नाइट 24 आवर्स मिल जाएं, जिसकी सर्विसिबिलिटी कॉस्ट बहुत बेयर मिनिमम हो। तो ये एक उनके लिए फैक्टर था कि भाई इसके शोरूम नहीं है तो फिर आपकी मेंटेनेंस के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ता है, टाइम लग जाता है। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि इसकी फेलियर का। तीसरा रीज़न जो मुझे लगा इसके फेलियर का, वो लगा कि यार ये डीजल इंजन में ही थी, पेट्रोल में नहीं थी। उस टाइम पर पेट्रोल और डीजल दोनों चल रहे थे, पेट्रोल में भी होती तो इसके थोड़े से पोटेंशियल ज़्यादा हो जाते। तो एक ये रीज़न रहा है। सबसे बड़ा तो मुझे इसके फेलियर का रीज़न लगा कि अर्टिगा भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या। तो ये कुछ रीज़न जो मुझे समझ में आए इसके फेलियर होने के। आपको क्या लगता है इसके फेलियर होने का, और कोई कारण आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी टाइप के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट सीरीज स्टार्ट की है, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो भी मुझे बताना। आप कहेंगे कंटिन्यू करना तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे लाइक दिस कार। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप 2 व्हीलर चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग, और 4 व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।